नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी बिहार के दरभंगा जिले की है। ये बात 2025 की है। दरभंगा जिले में एक इलाका है सोनपुर। इसी इलाके में एक गांव है मधुपुर टोला। इसी गांव में एक स्कूल में राजेश कुमार ठाकुर ने बीपीएससी पास कर मास्टर बनने का सपना पूरा किया था। पिछले 2 साल से इसी स्कूल में काम कर रहे थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर मधुबनी जिले में हो गया था। इसी वजह से वो अपना प्रभार दूसरे शिक्षक को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। कागजी काम निपटाने के बाद जैसे ही स्कूल से बाहर निकले, राजेश ठाकुर स्कूल से करीब 200 मीटर ही आगे बढ़े थे कि घात लगाए एक युवक ने उन पर 2 गोलियां दाग दी और तुरंत वहां से फरार हो गया। चलती मोटरसाइकिल पर गोली लगते ही राजेश सड़क पर गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे, इसलिए किसी ने देर नहीं की और तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। सरेआम हेडमास्टर की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही सकतपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पूछताछ में लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक युवक को वहां से भागते हुए जरूर देखा था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया। स्कूल में अपने आखिरी दिन का काम पूरा करके लौट रहे हेडमास्टर की हत्या से पुलिस को शक हुआ कि ये वारदात गांव के ही किसी आदमी ने की है। वजह साफ थी, राजेश ठाकुर गांव छोड़ने वाले थे और हो सकता है किसी ने जाने से पहले उनसे हिसाब बराबर करने की ठान ली हो। इसी शक की बुनियाद पर जब पुलिस ने स्कूल स्टाफ और आसपास के लोगों से गहराई से पूछताछ शुरू की, तो एक नाम सामने आया। स्कूल की पुरानी शिक्षिका रेखा। लोगों ने दबी जुबान में बताया कि राजेश और रेखा के बीच लंबे समय से नजदीकियां थीं। गांव वालों का दावा था कि दोनों को कई बार खाली क्लासरूम में आपत्तिजनक हालात में देखा गया था। यही वजह रही कि जब गांव में बदनामी बढ़ी तो 2 महीने पहले ही रेखा का ट्रांसफर करवा दिया गया। लेकिन ट्रांसफर के बाद भी रेखा अक्सर स्कूल आती रहती थी और राजेश से मिलती थी। घटना वाले दिन भी रेखा अपने पति के साथ राजेश से मिलने स्कूल आई थी। पुलिस को जब शक गहराया तो रेखा और उसके पति अभिलाष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। रेखा ने राजेश ठाकुर के साथ संबंध होने की बात को नकार दिया। उसका कहना था कि राजेश उसके साथ 2 साल तक उसी स्कूल में रहे थे। अब उनका ट्रांसफर मधुबनी हो गया था, इसलिए वो सिर्फ उनसे मिलने गई थी। अभिलाष ने भी यही कहा कि वो तो बस पत्नी के कहने पर उसके साथ गया था, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। जांच के दौरान जब अभिलाष का मोबाइल खंगाला गया तो एक बड़ा राज सामने आया। पता चला कि घटना वाले दिन ही उसने इलाके के एक बदमाश को 2,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। जब पुलिस ने इस लेन देन पर सवाल उठाए तो अभिलाष कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। पूछताछ के दबाव में आखिरकार अभिलाष टूट गया और सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि राजेश ठाकुर पर हमला करवाने की सुपारी उसी ने दी थी। करीब 50,000 रुपए देकर उसने बदमाश को राजेश के हाथ पैर तोड़ने और मोबाइल छीनने के लिए कहा था। लेकिन बदमाश ने प्लान बदल दिया और सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मोबाइल छीनने और हाथ पैर तोड़ने के लिए सुपारी देने की बात सुनकर पुलिस खुद हैरान रह गई। गहराई से पूछताछ की गई तो असली वजह सामने आ गई। दरअसल हेडमास्टर राजेश ठाकुर के अवैध संबंध अभिलाष की पत्नी और स्कूल की टीचर रेखा के साथ थे। ये राज सिर्फ स्कूल के स्टाफ को ही नहीं, बल्कि गांव के कई लड़कों को भी पता था। लोगों ने दोनों को कई बार खाली क्लासरूम में आपत्तिजनक हालत में देखा था। यही वजह रही कि धीरे धीरे गांव में बदनामी बढ़ती गई। अपनी पत्नी और खुद की इज्जत पर दाग लगने से अभिलाष भीतर ही भीतर जलने लगा और आखिरकार राजेश से दुश्मनी पाल बैठा। पूछताछ में यह भी साफ हुआ कि पूरी साजिश में रेखा खुद शामिल थी। दोनों ने मिलकर बदमाशों को राजेश पर हमला करने की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इस तरह मास्टर साहब की हत्या की परतें धीरे धीरे खुली और पूरा सच सामने आ गया। करीब 2 साल पहले जब राजेश और रेखा ने एक ही दिन स्कूल ज्वाइन किया तो दोनों की सबसे पहले आपस में ही जान पहचान हुई। दिन भर बातें करते करते दोनों अपने आप एक दूसरे के करीब आने लगे। समय के साथ ये नजदीकी और बढ़ती गई। राजेश से उम्र में करीब 12 साल छोटी रेखा का दिल उस पर आ गया। दरअसल एक वजह यह भी थी कि रेखा को अपने पति से शिकायतें थीं। उसका पति बिजली का काम करता था और शराब पीने की बुरी आदत भी थी, जो रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उधर जब हेडमास्टर राजेश ने देखा कि रेखा उसे पसंद करने लगी है, तो उसने भी उसके साथ रिश्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। दोनों ही शादीशुदा थे और अक्सर कहा जाता है कि जब कोई विवाहित स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रिश्ते में पड़ता है, तो उसकी चाहत सिर्फ नजदीकियां बढ़ाने और शारीरिक सुख पाने की होती है। राजेश और रेखा के साथ भी यही हुआ। दोनों मुलाकात के मौके तलाशने लगे। पहला प्लान तो यही था कि रेखा राजेश को अपने घर बुला लेगी, लेकिन पास पड़ोस में लोग रहते थे, इसलिए यह करना मुश्किल था। राजेश के घर जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां उसकी पत्नी हमेशा रहती थी। ऐसे में दोनों का अकेले मिलना नामुमकिन था। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन दोनों ने प्लान बनाया। स्कूल में बच्चे वैसे भी कम आते थे और आधे तो रोज एब्सेंट रहते थे। स्टाफ के कुछ टीचर्स भी अक्सर सिटी में रहते थे या छुट्टी पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जिस दिन स्टाफ नहीं आएगा, उस दिन सिर्फ 2-3 बच्चों को एक क्लास में बैठाकर पढ़ाई का फेक ड्रामा करेंगे। ऐसे करके खाली हुई क्लास को वे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मौका उन्हें जल्दी नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मिलने का सिलसिला बढ़ गया। जिस दिन भी मौका मिलता, वे या तो बच्चों की जल्दी छुट्टी करा देते या फिर कुछ बच्चों को एक रूम में बैठाकर दूसरे रूम में चले जाते और अपने प्राइवेट मोमेंट्स में खो जाते। लेकिन ये सब कब तक छुपा रह सकता था? एक दिन राजेश और रेखा पूरी तरह अकेले थे और अपने काम में मग्न थे कि बगल वाली क्लास में 2 बच्चों का झगड़ा हो गया। कुछ बच्चे टीचर को बुलाने हेडमास्टर के रूम में गए। वहां कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने दूसरे रूम में देखा और तभी राजेश और रेखा की प्राइवेट स्टोरी बच्चों के सामने खुल गई। खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई और यह चर्चा का बड़ा टॉपिक बन गया। खबर अब धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंच चुकी थी और इसका अंदाजा राजेश और रेखा को बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्होंने बच्चों को एक रूम में बैठाने की जगह ये चाल चली कि छुट्टी समय से पहले कर दें और अपना काम शुरू कर दें। लेकिन गांव के कुछ लड़के, जिन्हें पहले ही राजेश और रेखा की लव स्टोरी की खबर लग चुकी थी, समझ गए कि छुट्टी जल्दी करने का असली रीजन क्या है। तो एक दिन जब दोनों ने बच्चों की छुट्टी टाइम से 1 घंटे पहले कर दी, ये लड़के दबे पांव स्कूल में पहुंचे। और फिर क्या था? उन्होंने राजेश और रेखा को आपत्तिजनक सिचुएशन में पकड़ लिया। इस घटना के बाद गांव में हल्ला मच गया और खबर रेखा के पति अभिलाष तक भी पहुंच गई। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। लेकिन रेखा अब पूरी तरह राजेश की दीवानी हो चुकी थी। पति के साथ झगड़े के बावजूद उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उल्टे वह राजेश से शादी की बात करने लगी। शादीशुदा राजेश सिर्फ मस्ती के लिए उसका साथ ले रहा था। शादी के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए उसने रेखा को टालना शुरू कर दिया। इसी बीच हेडमास्टर और एक टीचर के बीच की ये लव स्टोरी शिक्षा अधिकारियों तक पहुंच गई। इसके बाद रेखा का तबादला कर दिया गया। लेकिन तबादले के बाद भी रेखा अपने प्रेमी से मिलने स्कूल आती रही, जिससे पति के साथ उसका झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच रेखा से छुटकारा पाने के लिए राजेश ने अपना ट्रांसफर अपने गृह जिले मधुबनी में करवा लिया। ये खबर रेखा तक पहुंचते ही वह गुस्से से भर गई। उसे समझ में आ गया कि 2 साल तक अपने शारीरिक सुख लूटने के बाद अब हेडमास्टर उससे दूर होना चाहता है। रेखा जानती थी कि राजेश के मोबाइल में उसके कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, इसलिए उसने सारी बात अपने पति अभिलाष को बता दी। इसके बाद अभिलाष ने राजेश का मोबाइल छीनने के लिए एक बदमाश को 50,000 रुपए की सुपारी दी। लेकिन बदमाश ने प्लान बदल दिया और सीधे राजेश की हत्या कर दी। पूछताछ के बाद रेखा और अभिलाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब उनका केस अदालत में चल रहा है और जांच जारी है। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना की है। ये बात 2018 की है। मुरैना में एक इलाका है दत्तपुरा। यहीं पर चंद्रकांत पाठक रहता था, जिसे लोग दिलीप या चेतन शर्मा भी कहते थे। और उसके घर के ठीक सामने ही सोहनी का परिवार रहता था। बचपन से ही दोनों साथ खेलते पढ़ते और बातें करते बड़े हुए। शुरू में तो बस दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों को पता ही नहीं चला कि यह प्यार में बदल गई है। सच कहूं तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना बिल्कुल नहीं सह सकते थे, लेकिन परिवार की मजबूरी की वजह से ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया। टाइम के साथ सोहनी की शादी राजस्थान के कोटा के नीरज पाराशर से हो गई और चंद्रकांत ने भी परिवार की जिद मानकर कहीं और शादी कर ली। दोनों के अलग घर बस गए, लेकिन दिल की मोहब्बत खत्म नहीं हुई।
चंद्रकांत के पिता मुरैना में डीजे का काम करते थे और चंद्रकांत भी उनके काम में हाथ बंटाने लगा। धीरे धीरे उसका एक बेटा हुआ और सोहनी भी 2 बच्चों की मां बन गई। इसके बावजूद सोहनी और चंद्रकांत के बीच रिश्ता बना रहा। जब भी सोहनी अपने मायके मुरैना आती, वह चंद्रकांत से जरूर मिलती। 21 जनवरी 2018 का दिन था। बदमाशों ने घर में घुसकर सोहनी और उसके 12 साल के बेटे पीयूष पर गोलियां चला दी, लेकिन बेटी तान्या की जान बच गई, क्योंकि गोली लगने से पहले सोहनी ने उसे बाहर फेंक दिया था। घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। खबर मिलते ही भीम मंडी के थाना प्रभारी राम खिलाड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एएसपी समीर कुमार, डीएसपी शिव भगवान गोदारा और राजेश मेश्राम भी वहां आ गए। 10 मिनट बाद आईजी विशाल बंसल और एसपी अंशुमान भूमिया भी पहुंच गए। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। कुछ ही दिन पहले स्टेशन इलाके में एक भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या हुई थी। इसके अलावा शहर में कई हत्याएं अभी तक अनसुलझी थीं। एसपी साहब के चेहरे पर तनाव साफ था। केस बहुत पेचीदा था। पुलिस को यह देखकर भी हैरानी हुई कि नीरज पाराशर के घर बदमाश बेखौफ होकर आए और मां बेटे को गोली मारकर चले गए। सोहनी की करपटी और उसके बेटे पीयूष के सीने में गोलियां लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि गोलियां बहुत करीब से मारी गई थीं। एक गोली कमरे की दीवार पर भी लगी और निशान छोड़ गई। पुलिस ने मौके से गोली का खोल भी बरामद किया। सभी टीमें अपने अपने काम निपटाकर लौट गईं। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी और उनकी टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू की। उन्होंने नीरज पाराशर से बात की। नीरज ने बताया कि घटना के वक्त वह सब्जी लेने बाजार गया हुआ था। पुलिस को नहीं पता था कि गोली चलाने वाले कौन थे और किस तरफ भागे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन चीख पुकार जरूर सुनी। इसके बाद वे लोग पाराशर के घर की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने पाराशर के घर से एक आदमी को भागते देखा, लेकिन वह कौन था और कहां गया कुछ नहीं बता पाए। पुलिस की पूछताछ में नीरज रोते बिलखते कुछ ठीक से नहीं बता पा रहा था। जो कुछ वह टुकड़ों में बता रहा था, उससे पुलिस को बस इतना समझ आया कि उसकी पत्नी सोहनी मुरैना की रहने वाली थी। वहीं पड़ोस में चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप से उसका अफेयर था। 2 महीने पहले सोहनी उसके साथ भाग गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नीरज ने भीम मंडी थाना में दर्ज करवा रखी थी। पिछले दिनों नीरज को पता चला कि सोहनी मुरैना में है, तो वह मुरैना गया और उसे ले आया। नीरज ने पुलिस को बताया कि वारदात करने वाला चंद्रकांत पाठक के अलावा कोई नहीं हो सकता। थाना प्रभारी ने यह सारी जानकारी एसपी अंशुमान भूमिया को दे दी। अब उनका पूरा ध्यान सोहनी के अतीत और उसके प्रेमी चंद्रकांत पाठक पर चला गया। नीरज ने एसपी अंशुमान भूमिया को बताया कि चंद्रकांत पाठक ने चेतन शर्मा के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। चंद्रकांत पढ़ा लिखा था और बहुत अच्छा शूटर भी। इतना ही नहीं, उसे मध्य प्रदेश में शार्प शूटर का अवार्ड भी मिल चुका था। पुलिस ने नीरज से उसकी पत्नी सोहनी के गायब होने के समय और हालात के बारे में पूरी जानकारी ली। नीरज ने बताया कि नवंबर 2017 में वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुरैना गया था और 20 नवंबर को कोटा लौट आया। 22 नवंबर को वह गोवर्धन परिक्रमा के लिए वृंदावन चला गया। उसी समय चंद्रकांत पाठक आया और जबरन सोहनी को अपने साथ ले गया। घर में दोनों बच्चे सो रहे थे। बाद में पीयूष ने मां को न देखकर तुरंत नीरज को फोन किया। नीरज ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और खुद तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जनवरी 2018 में अचानक नीरज के पास पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि चंद्रकांत उसे कैद कर रखे थे। नीरज मुरैना गया और पत्नी को लेकर कोटा वापस लाया। चंद्रकांत से बचाने के लिए उसने पत्नी का फोन नंबर भी बदल दिया, लेकिन चंद्रकांत इतना खफा हुआ कि नीरज को फोन पर धमकी दी कि अगर सोहनी से बात नहीं करवाई तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। पुलिस पूछताछ के दौरान एसपी अंशुमान भूमिया भी वहां मौजूद थे। नीरज उनके सामने इतना डर गया कि आंखें नहीं मिला सका। उसके हर हाव भाव और बातों से एसपी को उस पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ज्यादा दबाव नहीं डाला। इसी बीच एक नई जानकारी ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। पता चला कि चंद्रकांत पाठक 20 जनवरी 2018 की देर रात कोटा पहुंचा और स्टेशन इलाके के एक होटल में ठहरा।
पुलिस को यकीन था कि उसने अगले दिन यानी 21 जनवरी को दिन भर नीरज के घर के आसपास रेकी की और जैसे ही मौका मिला वारदात को अंजाम देकर भाग गया। नीरज और सोहनी की फेसबुक देखने पर उनके रिश्ते का पूरा सच सामने आया। फेसबुक पर मोहब्बत और नफरत दोनों दिख रहे थे। नीरज इस बात से परेशान था कि सोहनी उसे छोड़कर चली गई। उसने पुरानी फोटो फेसबुक पर शेयर किए और अपनी बातें भी फेसबुक पर लिखीं। 15 दिसंबर 2017 को उसने लिखा कि वह सोहनी और अपनी जिंदगी से नफरत करता है। 28 दिसंबर को उसने फिर लिखा, आप कहाँ हो सोहनी, कम बैक प्लीज। 31 दिसंबर को मोहब्बत ने जोर मारा और नए साल की बधाई देते हुए लिखा, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर सोहनी पाराशर। 5 जनवरी को लिखा कि सोहनी पैसे की दीवानी थी। इस दुनिया में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सब कुछ पैसा है। पुलिस ने चंद्रकांत पाठक के फर्जी नाम चेतन शर्मा वाली फेसबुक भी देखी। वहां चंद्रकांत और सोहनी की तूफानी मोहब्बत पूरी तरह सामने आई। 15 जनवरी को चंद्रकांत ने सोहनी के साथ करीब 150 फोटो शेयर किए, जिसमें होटल्स में मस्ती और घूमने फिरने की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थीं। 17 जनवरी 2018 को चंद्रकांत ने फेसबुक पर जो पोस्ट किया, उसने उसके मन की सच्चाई पर शक पैदा कर दिया। उसने लिखा था कि इस दुनिया को अलविदा, मेरी जिंदगी यहीं तक थी, माफ कर देना, सभी का दिल दुखाया, बट गलत मैं था, लव यू ऑल, सॉरी। पुलिस ने यह पोस्ट देखकर समझ लिया कि चंद्रकांत ने यह पोस्ट सोहनी का कत्ल करने के बाद की थी। सोहनी की हत्या के पीछे चंद्रकांत का ही हाथ है। एसपी अंशुमान भोमिया ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार की अगुवाई में एक तेज तर्रार टीम बनाई। इसमें डीएसपी शिव भगवान गोदारा, राजेश मेश्राम और भीमंडी, नयापुरा और रेलवे कॉलोनी के थाना प्रभारियों को शामिल किया गया। टीम को चंद्रकांत की तलाश में भेजा गया और वह बिलासपुर, श्योपुर और देहरादून में उसे ढूंढती रही। पुलिस की कोशिश काम आई और चंद्रकांत को मध्य प्रदेश के श्योपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वह बेहद पढ़ा लिखा था। उसने मैथ्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली थी, पीजीडीए किया था और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री भी रखता था। इतना ही नहीं, वह एक सटीक निशानेबाज भी था और उसे बेस्ट शूटर का प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका था। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी उसके पास था। एसपी भोमिया ने उससे पूछा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने इतनी संगीन वारदात कैसे की। चंद्रकांत की जो कहानी सामने आई वह पूरी तरह मोहब्बत के इर्द गिर्द घूम रही थी। चंद्रकांत ने बताया कि 2 महीने पहले वह बिलासपुर में था, तभी सोहनी वहां आ गई। सोहनी अपनी ससुराल वालों को बताए बिना आई थी। इसके बाद चंद्रकांत ने सोहनी के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने अपनी दुकान 20 लाख रुपए में बेची और रकम अपने पास रखी। चंद्रकांत के अनुसार सोहनी उसकी गैर मौजूदगी में अपने पति के पास कोटा चली गई और अपने साथ 2 लाख रुपए और गहने ले गई। चंद्रकांत ने महसूस किया कि सोहनी ने उसके साथ धोखा किया था। 21 जनवरी 2018 को चंद्रकांत सोहनी से मिलने गया और अपनी रकम और जेवरात वापस मांगने लगा। सोहनी उल्टे उस पर भड़क गई। उसने उसे डराने के लिए पिस्टल दिखाई। अचानक बेटे ने उस पर झपट्टा मारा और पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में ट्रिगर दब गया और बच्चे को गोली लग गई। चंद्रकांत के लिए सोहनी को मारना मजबूरी बन गया। उसे डर था कि अगर वह सोहनी को नहीं मारता तो सोहनी बेटे की मौत की गवाह बन जाएगी। बच्चे की मौत के बाद सोहनी ने अपनी बेटी को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। चंद्रकांत ने सोहनी पर 2 गोलियां चलाईं। अफरा तफरी में निशाना चूक गया और एक गोली दीवार में लगी, जबकि दूसरी उसकी कनपट्टी पर लगी। इसके बाद चंद्रकांत पूरी तरह घबरा गया। पहले वह दिल्ली चला गया और फिर श्योपुर आकर छुप गया। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की और धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चंद्रकांत और सोहनी के बीच प्यार बहुत गहरा था, लेकिन पैसा और लालच बीच में आ गए। प्यार पीछे रह गया और यही वजह बनी इतनी बड़ी दुखद घटना की। कहानी यह बताती है कि पैसा कभी भी प्यार से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें
और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।